गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं विद्याधर सियाग, कक्षा 11 है, हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित संध्या के बाद नामक कविता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो पद्यांश है, इसमें कवि सुमित्रा नंदन पंत ने जो बहुत ही आकर्षक चित्रण किया है, मनोरम दृश्य का वर्णन किया गया है। प्रकृति में गंगा नदी के किनारे होने वाले संध्या काल के पश्चात जो परिवर्तन है वो बड़ा ही आकर्षक होता है। कवि सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं, तो उन्होंने प्रकृति को मानवीकरण का रूप दे दिया गया। इस प्रकार अपन इस पद्यांश में पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए कि तट पर, उच्चारण कीजिए, तट पर बगुलों सी वर्धाएं, तट पर बगुलों सी वर्धाएं, विधवाएं जप ध्यान में मगन, विधवाएं जप ध्यान में मगन, मंथर धारा में बहता, जिनका आदर्श से गति अंतरे रोदन। तो इसमें वैसे कोई कठिन मीनिंग नहीं है, फिर भी आप जानते हैं जैसे तट किसको कहते हैं, तट कहते हैं किनारा, अर्थात जो नदी का किनारा होता है उसको तट कहा जाता है जी। यहाँ बगुलूसी का अर्थ है, बगुले हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं, तो सफ़ेद वस्त्र धारी कौन, वर्धाएं यानी वर्ध माताएं और विधवाएं, कुछ महिलाएं जिनका पति जिसका निधन हो जाता है तो उसके बाद सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। तो यहाँ बगुलूसी का अर्थ है सफ़ेद वस्त्रधारी, कौन है, सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाली वर्धाएं, वर्ध महिलाएं या विधवाएं। जप ध्यान में मगन, मगन का अर्थ है लीन, वे अपनी पूजा अर्चना में लीन हैं, कौन, वर्ध महिलाएं और विधवाएं। मंथर धारा, मंथर का अर्थ है धीमा यानी धीमे धीमे। उस समय नदी की जो धारा है संध्या के समय जैसे शांत एकदम धीरे धीरे धीमे धीमे बहती हुई दिखाई दे रही है। आदर्श से जैसे जो दिखाई न दे, जो दिखाई न दे। अंतर रोदन यानी आंतरिक पीड़ा, जिसको कहते हैं आंतरिक पीड़ा, अर्थात हृदय की अंदर की जो पीड़ा, जिसे अपन दुख दर्द भी कहते हैं, दुख दर्द। जिस जो वर्धाएं हैं, विधवाएं हैं, वे अपनी जीवन साथी की पीड़ा को, आंतरिक पीड़ा को, दुख दर्द को व्यक्त करती हुई नजर आएगी इस पद्यांश में। सबसे पहले अपन संकेत लिखते हैं, तो संकेत में तट पर लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले दो शब्द लिखो, तट पर, तट पर, फिर लिखो रिक्त स्थान, अंतर रोदन, अंतिम शब्द अंतर रोदन, अंतर रोदन। इस प्रकार ये अपना पद्यांश है जिसका संकेत है कि तट पर यहाँ से लेकर के अंतर रोदन यहाँ तक आपने व्याख्या की है। अब हम संदर्भ बोलेंगे और आप उच्चारण सुनते जाइए कि तट पर बगुलों सी वर्धाएं, विधवाएं जप ध्यान में मगन, मंथर धारा में बहता, जिनका आदर्श से गति अंतर रोदन। प्रस्तुत कवितांश या पद्यांश, जो भी एक शब्द लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तकें अंतरा भाग प्रथम में कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित संध्या के बाद नामक कविता से उद्धृत है। ये पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तकें अंतरा से संकलित है, जैसा कि मैंने अभी बताया, तो आप संक्षिप्त भी लिख सकते हैं। तथा कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित ग्राम्या नामक काव्य संग्रह से संकलित है। उन्होंने एक ग्राम्या नामक काव्य संग्रह की रचना की जिसमें ग्रामीण जीवन का ही वर्णन अधिकतर पाया जाता है। इसलिए यहाँ गंगा नदी के किनारे और ग्रामीण लोगों के जन जीवन का वर्णन है, तो ग्राम्या नामक कविता से ये काव्य संग्रह से ये कविता ली गई है। फिर ध्यान दीजिए, संदर्भ अपन बोलेंगे। प्रस्तुत कवितांश
कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित संध्या के बाद नामक कविता से उद्धृत है। ये पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतराभाग प्रथम से संकलित है तथा उनके द्वारा रचित ग्राम्य नामक काव्य संग्रह से ली गई है। तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी अपनी रुचि होती है, इसमें कोई त्रुटि नहीं मानी जाती। व्याख्या, अब उससे पहले अपन प्रसंग बोलेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में संध्या काल के पश्चात गंगा तट के आसपास अति आकर्षक दृश्य का मनोरम चित्रण किया गया है। अर्थात संध्या काल के पश्चात गंगा तट पर प्रकृति में होने वाले दृश्य का वर्णन, प्रकृति में होने वाले परिवर्तन का वर्णन किया गया है। साथ ही वर्ध माताओं और विधवाओं का अपने जीवन साथी की पीड़ा को व्यक्त किया गया है, ऐसे भी लिख सकते हैं। कवि वर्णन करता हुआ कहता है कि तट पर बगुलों सी वर्दाएं, सूर्य का जो कि विदाई वेला के समय, संध्या काल के बाद जब सूर्य अस्त हो रहा है तो उस समय मानो सूर्य की विदाई वेला मनाई जा रही है। उस समय गंगा नदी के किनारे, गंगा तट पर सफ़ेद वस्त्रधारी वर्ध माताएँ और विधवाएँ, सफ़ेद वस्त्रधारी यानी सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाली वर्दाएँ और विधवाएँ अपने ध्यान में लीन होकर के अपने जीवन साथी के वियोग में मानो अपनी मन की पीड़ा को विसर्जित कर रही हैं। जैसे जैसे सूर्य अस्त हो रहा है, मानो सूर्य की विदाई वेला के समय जिस प्रकार सूर्य को विदाई दी जाती है, उसी प्रकार उस समय गंगा तट पर सफ़ेद वस्त्रधारी बगुलों से यानी बगुले जैसे सफ़ेद वस्त्रधारी वर्ध महिलाएं और माताएं या विधवाएं अपने ध्यान में लीन होकर के अपने जीवन साथी के वियोग में मानो अपनी पीड़ा को विसर्जित कर रही है। जो मंत्र धारा में बहता उस समय का जो दृश्य है, मानो गंगा नदी की जो धारा मंथर धीमे धीमे बहती हुई धारा में उनके आंतरिक पीड़ा, उसके मन का दर्द, उनका हृदय का जो दुख दर्द है, मानो उनके जीवन साथी के वियोग में उनकी आंतरिक पीड़ा का जो दृश्य है वो अदृश्य ही विसर्जित हो रहा है। अर्थात वे अपनी पीड़ा को विसर्जित कर रही हैं और जैसे मानो जो दिखाई नहीं दे रहा है, अदृश्य पीड़ा जो उसकी आंतरिक पीड़ा जो दिखाई नहीं देती है, उसे वह अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रही हैं। देखिए, वर्ध माताएँ और विधवाएँ जीवन के अंतिम समय में ईश्वर की पूजा अर्चना में अपना समय व्यतीत करती हैं और विधवाएँ अपने जीवन साथी के वियोग में अपनी अंतर्मन की पीड़ा को शांत स्वभाव से विसर्जित करती हैं, उन्हें स्मरण करती हैं। वह दृश्य अदृश्य होता है, जो दिखाई नहीं देता है, फिर भी मानो अपनी वह पीड़ा को विसर्जित कर रही हैं। कवि वर्णन करता हुआ फिर आप एक बार पूरे प्रसंग पूरे ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत कवितांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतराभाग प्रथम में कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित संध्या के बाद नामक कविता से उद्धृत है। संध्या के बाद ये पद्यांश उनके द्वारा रचित ग्राम्य नामक काव्य संग्रह से संकलित है। प्रसंग में बोलेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में संध्या के पश्चात गंगा तट के आसपास अति आकर्षक के दृश्य का मनोरम चित्रण किया गया है। व्याख्या, कवि वर्णन करता हुआ कहता है कि संध्या काल के समय गंगा तट पर सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए वर्ध माताएँ और विधवाएँ अपने ध्यान में लीन होकर के पूजा अर्चना में लीन होती हुई और उस समय वे अपनी पीड़ा को, अपने जीवन साथी के विरह को, मानो हृदय की पीड़ा को उस धीमे धीमे बहते हुए नदी की जो धारा है उसमें मानो अपने पीड़ा को वह अदृश्य रूप में विसर्जित कर रही है। वर्ध माताएँ विधवाएँ अपने ध्यान में लीन होकर के पूजा अर्चना करते हुए, जलाभिषेक करते हुए, नदी की धारा उस समय मानो मंतर धीरे धीरे बह रही है और उस बहते हुए जल में
मानो वे अपनी जीवन साथी के विरह वेदना को, अपनी आंतरिक पीड़ा को विसर्जित कर रहे हैं, यानी व्यक्त कर रही हैं। अब आप विशेष लिखेंगे, विशेष में लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश में प्राकृतिक दृश्यों के साथ गंगा तट पर जनजीवन पर प्रभावित, जनजीवन पर पड़ने वाले परिवर्तन का वर्णन हुआ है, अर्थात सूर्यास्त के समय आम जन जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का बिंबात्मक वर्णन किया गया है। प्रस्तुत कवितांश की भाषा संस्कृत निष्ठ, तत्सम प्रधान एवं खड़ी बोली से युक्त है। इस पद्यांश में जैसे बगुलों सी, इनमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। बगुलों सी वर्दाएँ विधवाएँ में अनुप्रास है, जैसे वर्दाएँ और विधवाएँ में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग। और बहता आदर्श से, देखिए बहता आदर्श से अंतररोदन, यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग है। कौन सा? इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। बहता आदर्श से अंतररोदन, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। साथ ही बगुलों सी में उपमा अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। इसी के साथ इसमें व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। और वर्दाओं विधवाओं में बहता आदर्श से रोदन में करुण रस है। यहाँ एक नंबर 7 आप लिख सकते हैं, करुण रस, विशेष में करुण रस, क्योंकि इसमें बहता आदर्श से अंतररोदन, इसमें करुण रस भी है। अर्थात वर्दाएँ विधवाएँ अपनी करुणा को व्यक्त कर रही है, इसलिए इसमें रस है। जहाँ शोक, दुख या ऐसे भाव आ जाते हैं तो वहाँ करुण रस का भाव व्यक्त किया जाता है। विशेष एक बार फिर सुन लीजिए। प्रस्तुत कवितांश में प्राकृतिक दृश्य के साथ साथ जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का, सूर्यास्त के प्रभाव का बिंबात्मक वर्णन किया गया है। इस पद्यांश की भाषा संस्कृत निष्ठ, तत्सम प्रधान एवं खड़ी बोली से युक्त है। इसमें प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। दीप सिका, वो तो जैसे उस पहले वाले में गया, तो बगुलों सी, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ वर्दाएँ विधवाएँ, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। बहता आदर्श से अंतररोदन, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। और साथ ही समस्त पद में करुण रस का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।